रेड लायन ये एक ऐसा बार था जहां सिर्फ मर्द ही आते थे। ये वो जगह थी जहां मर्द अपनी दिन भर की थकान मिटाने आया करते थे। यहां हर तरह के लोग थे, मजदूर, पुलिस वाले, शराबी, पॉलिटिशियंस, सरकारी काम करने वाले, सब लोग। इस बार में इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड सबसे पीछे की एक मेज पर बैठे थे। यहां का अंधेरा माहौल कॉटफोर्ड के लिए मुफीद था। उसे इस बार में घर जैसा महसूस होता था। वो अपने कुछ दस्तावेज लेकर बैठा हुआ था। वो आजकल आसपास के ही एक साइकिल चोर गिरोह की छानबीन में लगा हुआ था। उसे उन गरीब लोगों को, जिनकी शायद सारी जिंदगी की कमाई उनकी साइकिल खरीदने में चली गई थी, उन्हें इंसाफ दिलाना था। पर फिर भी उसे ये काम अपनी हैसियत से कम लगता था। उसने बारमेड को इशारा किया और उस लड़की ने कॉटफोर्ड का स्टाउट बियर का ग्लास दोबारा भर दिया। कॉटफोर्ड यहां 30 साल से आ रहा था, पर उसने आज तक इस लड़की से एक भी बार बात नहीं की थी। उसे यहां सब जानते थे, पर इसलिए नहीं क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा पुलिस वाला था, बल्कि इसलिए क्योंकि जैक द रिपर केस उसके करियर पर एक धब्बा था। उसने बियर पीते हुए एक नजर बार में मौजूद लोगों पर डाली। वो इनमें से कई पुलिस वालों को जानता था, बड़े बड़े वकील और पुलिस ऑफिसर्स, जिनकी वजह से स्कॉटलैंड यार्ड की काफी इज्जत थी। ये वो लोग थे जिन्होंने गुनाह के खिलाफ लगातार चलने वाली जंग में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। वहां रिटायर्ड पुलिस चीफ डोनाल्ड सॉनसन थे, सुपरिटेंडेंट थॉमस आर्नल्ड, जिन्होंने क्रीमिया की जंग लड़ी थी और इसीलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके अलावा वहां कॉटफोर्ड का पुराना उस्ताद चीफ इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एबरलीन भी था। कॉटफोर्ड को उसे देखकर थोड़ी हंसी आ रही थी। उसे वो हमेशा से ही देखने में एक पुलिस वाला कम और बैंक मैनेजर ज्यादा लगता था। कॉटफोर्ड ने उन्हें देखते हुए अपने बियर का ग्लास उठाया। उसने डॉक्टर जॉन स्यूअर्ट के लिखे हुए दस्तावेजों को पढ़कर अपनी जांच पड़ताल पूरी करनी थी और किसी भी तरह खुद पर लगा हुआ यह धब्बा मिटाना था। तभी बार का दरवाजा जल्दबाजी में खुला और हड़बड़ाया हुआ सा एक आदमी अंदर आया। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। कॉटफोर्ड ने उसे आवाज लगाई, ए, तुम्हें इधर आना है। वो एक कांस्टेबल था। उसने कॉटफोर्ड को सल्यूट किया और जल्दी से कॉटफोर्ड के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा थमा दिया। कांस्टेबल ने कहा, सर, शायद ये किसी जरूरी केस के बारे में है। मुझे इंस्पेक्टर ली ने आपको ये देने के लिए कहा था। कॉटफोर्ड ने उस कागज को खोला और पढ़ा। वो अपनी जगह से उठा और बार से बाहर जाने लगा। वो कांस्टेबल अब भी अपनी मेज पर बैठा हुआ था। उसने कहा, इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, पर अगर आप चाहें तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? कॉटफोर्ड को यह लड़का पसंद था। वो उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता था। उसने कहा, ठीक है, वो कागजों का बंडल मेज पर रखा है। उन्हें तुम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस तक पहुंचा देना। और हां, मुझे निराश मत करना। कई निर्दोष लोगों की जिंदगी का बोझ मैं तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं। उस कांस्टेबल ने कहा, यस सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। कॉटफोर्ड कहीं जा रहा था। शायद उसके बढ़ते कदम उसे 25 साल पहले हुए जैक द रिपर के कत्लों की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकते थे। सार्जेंट ली की आंखें कैमरा के फ्लैश से चौंधिया गई थीं। पुलिस फोटोग्राफर्स एक क्राइम सीन की तस्वीरें लेने में लगे हुए थे। सार्जेंट ली को भी जैक द रिपर केस के बारे में अच्छी जानकारी थी और किस्मत से उसकी दिलचस्पी भी इनमें थी। पुलिस फोर्स ज्वाइन करते वक्त उसने इस बारे में इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड को बताया भी था। उन कत्लों का सिलसिला जब शुरू हुआ था, तब ली बच्चा था
और इन कत्लों ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला था कि उसने अपनी मिलिट्री की नौकरी छोड़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी। आज 10 साल बाद सार्जेंट ली एक गली में खड़ा एक जवान औरत की टुकड़े टुकड़े की गई लाश को देख रहा था। ये नजारा सार्जेंट ली के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल था। एक टांग अलग, एक हाथ कहीं और, धड़ से उखाड़ा गया उसका वो सर और उसके सीने से निकाल लिया गया दिल। वहां जैसे खून का तालाब सा बन गया था। उस औरत की आंतें और शरीर के बाकी अंग उसके जिस्म के बाहर पड़े थे। सार्जेंट ली की आंखें पास ही छानबीन में लगे इंस्पेक्टर हंटली को देख रही थी। ये केस उसी का था। वो अपने हाथ बांधे 2 कांस्टेबल्स को सबूत इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। तभी वहां किसी के जोर से खांसने की आवाज आई। कोई आदमी अंधेरे से उस तरफ आ रहा था। इंस्पेक्टर हंटली ने उस तरफ टॉर्च मारी तो ये कॉटफोर्ड ही था। कॉटफोर्ड सीधा उस रोशनी की तरफ देख रहा था। हंटली ने कहा, तुम शायद अपना रास्ता भूल गए हो इंस्पेक्टर, बार दूसरी तरफ है। हंटली की बात सुनकर पास खड़े कांस्टेबल्स हंसने लगे, पर कॉटफोर्ड ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो हंटली को नजरअंदाज करते हुए सीधा उस औरत के छितरे छितरे की हुई लाश तक पहुंच गया। वो कांस्टेबल्स जो कि अब तक कॉटफोर्ड पर हंस रहे थे, वो अब और भी खुलकर कह कहे लगा रहे थे और पास खड़ा ली कुछ खास अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। पर कॉटफोर्ड इन सब से बेखबर बस क्राइम सीन का मुआयना करने में लगा हुआ था। इंस्पेक्टर हंटली ने कहा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो कॉटफोर्ड। मैं अपनी रिपोर्ट बनाने ही वाला हूं और हां, इसे ठीक से देख लो, शायद तुम कुछ नया सीख लो। सार्जेंट ली को हंटली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे एक जोर का घूंसा मारना चाहता था, पर कॉटफोर्ड क्राइम सीन के चारों ओर घूमकर बड़े ध्यान से कुछ देख रहा था। हंटली ने कहा, इस औरत की ड्रेस देखकर साफ समझ आता है कि ये कोई वेश्या नहीं थी जो इस गली में किसी ग्राहक का इंतजार कर रही हो। या तो इसके कातिल ने इसे इस गली में घसीटा था या फिर ये उससे मिलने ही वहां आई थी। पर मुझे लगता है कि ये अपनी मर्जी से यहां आई थी, क्योंकि अगर उसे जबरदस्ती घसीटा जाता तो वो शोर करती और आसपास के लोगों को कुछ न कुछ जरूर सुनाई देता। ये शायद अपने प्रेमी से मिलने यहां आई होगी और बात बिगड़ने पर यह सब हुआ होगा। इसके प्रेमी ने इसे उन लकड़ी की क्रेट्स पर फेंका होगा। इसने भागने की कोशिश की और इसके प्रेमी ने अपना चाकू निकाल लिया। सार्जेंट ली ये सब सुनकर काफी प्रभावित हो गया था, पर कॉटफोर्ड अब भी अपनी पड़ताल में लगा हुआ था। कॉटफोर्ड ने उस औरत का कटा हुआ सर अपने हाथों में उठाया। उस औरत की आंखें डर से अब भी फटी हुई थीं। कॉटफोर्ड उस सर को हर तरफ से घुमाकर देख रहा था। वो अपनी उंगलियों से उस औरत के मांस को दबा रहा था। उसकी खाल के फटे हुए टुकड़ों को कॉटफोर्ड ने अपनी उंगलियों से छू कर देखा। उसने उस सर को हवा में उछाला और फिर से पकड़ लिया। हंटली उसे ये सब करते हुए बड़े अचंभे से देख रहा था। कॉटफोर्ड ने वो सर वापस क्राइम सीन पर रख दिया और उन टूटी हुई लकड़ी की क्रेट्स को देखने लगा। पर हंटली वो वापस अपना ज्ञान बघारने में लग गया। उसने कहा, वो कातिल जरूर गुस्से और जल्दबाजी में अपने शिकार पर गिर गया होगा। उसने बड़ी ही बेरहमी और हैवानियत से इसका खून किया है। इस औरत के कपड़े देखकर मुझे यकीन है कि ये किसी अच्छे घर से ही थी और वो कातिल भी कोई गहरा गहरा आदमी नहीं होगा। इस तरह की मार काट का मकसद शायद हमें गुमराह करना है, जिससे हमारा शक किसी सड़क छाप इंसान पर चला जाए और वो कातिल आसानी से बच जाए। टेंपल बार में बहुत से सम्मानित लोग आते हैं और शायद हमें हमारा कातिल वहीं मिल जाएगा। पर तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई। हंटली और सार्जेंट ली ने उस तरफ देखा तो इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड पास रखी उन लकड़ी की क्रेट्स पर कूद गया था।
ली को ये देखकर शर्म आ रही थी, पर कॉटफोर्ड तो अभी शुरू हुआ था। वो दोबारा उठा और एक छलांग मारकर उन क्रेट्स पर कूद गया, पर उसके कूदने से अब भी वो क्रेट्स टूटी नहीं थी। सारी आंखें कॉटफोर्ड पर जमी हुई थीं। एक कांस्टेबल ने हंटली से कहा, इंस्पेक्टर, आपने टूटी हुई क्रेट पर खून से बना वो जूते का निशान देखा? हंटली ने कहा, हाँ हाँ, हमारा कातिल जरूर ही अपने किए हुए इस भयानक जुर्म को देखकर थोड़ा घबरा गया होगा और उसके जूतों पर लगा खून इन क्रेट्स पर छप गया होगा। वो जरूर टेंपल बार की तरफ ही भागा होगा। कॉटफोर्ड ने कहा, बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर। हंटली को लगा कि कॉटफोर्ड सच में उसकी तारीफ कर रहा था, पर उसने पलटकर कॉटफोर्ड को देखा तो वो घुटनों पर बैठा लकड़ी के एक टुकड़े को जमीन पर किसी लट्टू की तरह घुमा रहा था। तभी ली ने पीछे से कहा, इंस्पेक्टर हंटली, पुलिस सर्जन यहां पहुंच चुके हैं। हंटली ने कहा, चलो, यहां हमारा काम खत्म हुआ। रेड लायन बार में तुम सबको पहला राउंड मेरी तरफ से। हंटली अपने कांस्टेबल्स के साथ वहां से चला गया। जो पुलिस सर्जन वहां पहुंचा था उसे भी क्राइम सीन देखकर उल्टी आ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया हुआ था, पर सार्जेंट ली ने जब कॉटफोर्ड की तरफ नजर मारी तो वो वहां कहीं नहीं था। वो कहीं चला गया था। ली गली में भागते हुए कॉटफोर्ड को ढूंढने लगा और गली के आखिर में उसने सार्जेंट कॉटफोर्ड को पाया। ली टहलते हुए उसके पास पहुंचा। कॉटफोर्ड जमीन पर झुककर कुछ देख रहा था। वहां कुछ गंदा सा पड़ा था। कॉटफोर्ड ने वो गंदगी थोड़ी सी अपनी हाथ में उठाई और उसे सूंघने लगा। ली को समझ आया कि ये घोड़े की लीद थी। उसे शायद कॉटफोर्ड की इस हालत पर दया आ रही थी। उसने झुककर हमदर्दी से कॉटफोर्ड के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? कॉटफोर्ड खड़ा हुआ। उसने ली की तरफ देखा और अपने हाथ झाड़े। उसकी आंखों में नशे का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। उसने कहा, ली, मैं जानता हूं कि तुम्हें हंटली की बातें शायद पसंद ना आई हों, पर वो एक अच्छा डिटेक्टिव है। हाँ, उसमें अनुभव की कुछ कमी जरूर है। मुझे देखो, मेरा वजन देखो। वो लकड़ी की क्रेट्स ओक की लकड़ी की है और बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मैंने 2-3 बार अपने पूरे वजन के साथ उन क्रेट्स को तोड़ने की कोशिश की, पर फिर भी वो नहीं टूटी। ली ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? कॉटफोर्ड ने कहा, हंटी की बात कुछ हद तक सही तो है। ये औरत और उसका वो पुराना प्रेमी उस जगह पर मिले थे, पर यह कत्ल किसी तीसरे ने किया है। ली ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? कॉटफोर्ड ने जवाब दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया, पर जहां अभी तुम खड़े हो वहां खून से सने हथेलियों के निशान हैं। ये हाथ के निशान किसी आदमी के हैं। ली ने नीचे जमीन पर देखा तो हां, वहां हाथों के निशान मौजूद थे। हंटली ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। कॉटफोर्ड ने आगे कहा, इन निशानों को जरा गौर से देखो और अंगूठे की जगह पर ध्यान दो। ये निशान ऐसे हैं जैसे कोई खुद को गिरने से बचा रहा हो। ये निशान जिस किसी के भी हैं, वो यहां से शायद बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। ली ने पूछा, हां, पर वो किससे भागने की कोशिश कर रहा होगा? कॉटफोर्ड ने कहा, इस लीद को जरा ध्यान से देखो। इस पर घोड़ों के पैरों के निशान हैं। यहां जरूर ही घोड़े आए थे और शायद वो एक बग्घी से बंधे हुए थे। उन्होंने इस भागते हुए आदमी का रास्ता रोका होगा। वो आदमी जरूर किसी से बचने के लिए भाग रहा था और मुझे लगता है उस पर ढेर सारा खून भी लगा था। ली को अब समझ आ रहा था कि कॉटफोर्ड इतनी देर से क्या करने और कहने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा,
वो आदमी जरूर ही उस तीसरे कातिल से भाग रहा होगा, है ना? कॉटफोर्ड ने कहा। बिल्कुल सही। वो तीसरा शख्स या फिर वो कातिल जो भी था, बहुत ही ताकतवर था, क्योंकि उसने उस औरत को बहुत जोर से उन क्रेट्स पर पटका होगा। मैंने उस औरत के सर को अच्छी तरह से देखा है। उसकी गर्दन पर किसी चाकू या फिर किसी हथियार से काटे जाने के निशान नहीं है। उसकी गर्दन और कंधों का उधड़ा हुआ मांस बता रहा है कि उसके सर को उसके कंधों से उखाड़ दिया गया था। यह सुनकर इंस्पेक्टर ली का दिमाग खराब हो गया था। उसने कहा, पर इंस्पेक्टर, अभी तो आपने कहा था कि वो क्रेट्स बहुत मजबूत हैं। फिर उस औरत के पटके जाने से वो टूट कैसे सकती है? और अगर ऐसा था भी तो उस औरत को तो वैसे ही मर जाना चाहिए था। उसकी ये हालत करने की क्या जरूरत थी? और कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का सर ऐसे कैसे उखाड़ सकता है? क्या कोई इतना हैवान हो सकता है? कॉटफोर्ड ने कहा, ली सबूत झूठ नहीं बोलते। जिस बात का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, उसे हमें बेकार नहीं समझना चाहिए। मेरा अनुभव कहता है कि पागलपन में अंधे हो चुके किसी भी इंसान के अंदर 10 लोगों की ताकत हो सकती है। मेरा पाला एक बार ऐसे ही पागल से पड़ चुका है, जिसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। कॉटफोर्ड आगे बढ़ा और एक गलियारे में चलने लगा। थोड़ा आगे चलकर वो रुका और उसने जमीन पर पड़ा चमकता हुआ एक तांबे का बटन उठाया। वो बटन उसने ली की तरफ उछाल दिया। उस बटन पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था और उस पर निशान था W&S। ली ने कहा, वेलिंघम एंड सन्स, ये तो लंदन के सबसे बढ़िया टेलर्स हैं। कॉटफोर्ड ने कहा, हमारा ये दूसरा आदमी जरूर ही कोई खास इंसान है। ली ने उस बटन को देखते हुए पूछा, पर आपने क्या सोचकर इस हिस्से में सुराग खोजना शुरू किया? कॉटफोर्ड ने कहा, तुमने मुझे एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जमीन पर घुमाते हुए देखा था ना? मैं उस टुकड़े को घुमा नहीं रहा था, बल्कि वो टुकड़ा था ही ऐसा कि उस पर कोई भी पैर रखता तो वो फिसल जाता। हंटली ने जो पैर का निशान देखा था, उसे लगा कि कातिल टेम्पल बार की तरफ गया होगा, पर ऐसा नहीं है। उससे गलती हुई है। वो निशान दूसरी दिशा में जा रहे हैं और ये हमारे इसी दूसरे आदमी के हैं जिसका ये बटन है। ये आदमी कोई जुर्म करके नहीं, बल्कि उस तीसरे कातिल से खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कॉटफोर्ड जमीन पर झुका और उसने अपनी उंगली जमीन पर पड़े खून की एक बूंद पर रखी। वहां खून की कई बूंदें पड़ी थीं। उसने कहा, ली, मेरे लिए एक काम करोगे? मुझे यह बताना कि पुलिस सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। ली ने कहा, जैसा आप कहें सर। कॉटफोर्ड खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। ली ने कहा, सर, यहां ज्यादा खून नहीं है, शायद हमें कोई चश्मदीद गवाह मिल जाए। कॉटफोर्ड ने कहा, नहीं, इस बात की संभावना मुझे कम ही लगती है। यहां से आगे खून के कोई निशान नहीं है और ना ही पैरों के। हमारा ये दूसरा आदमी, जिसका शायद ये बटन है, इस गली से बाहर नहीं निकल पाया। मुझे लगता है ली कि तुम्हें सुबह इंस्पेक्टर हंटली को एक और कत्ल की खबर देनी पड़ेगी। भगवान हमारी मदद करे। पर दूसरी तरफ लंदन में पिकाडेली सर्कस रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। सुबह होने से कुछ देर पहले वहां कुछ लोगों को एक बड़े से पेड़ के होने का आभास हुआ था, पर वहां तो कोई पेड़ था ही नहीं। वहां जमीन में एक 40 फुट लंबा लकड़ी का खंबा धंसा हुआ था, जिसकी नोक पर एक आदमी बिना कपड़ों के टंगा हुआ था। उस खंबे की नोक उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। उसके जिस्म में अभी भी हरकत हो रही थी, मतलब वो जिंदा था। उसकी कराहने की आवाजें अब भी आ रही थीं और नीचे खड़ी लोगों की भीड़, जिसमें कई पुलिस वाले भी थे, वो बस अपनी आंखें फाड़ कर उसे देखे जा रहे थे। ये काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता था।
ये जरूर कोई हैवान होगा। क्विंसी को बासाराब की तरफ से एक नाटक का ऑफर मिला था और बारिश में पेरिस की सड़कों पर अकेले टहलते हुए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्विंसी को अभी तुरंत ही ट्रेन से लंदन पहुंचना था। ट्रेन में कंडक्टर को टिकट दिखाते वक्त उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि मीना ने उसे एक टेलीग्राम भेजा था। मीना को पता नहीं था कि क्विंसी कहाँ होगा, इसीलिए उसने वो टेलीग्राम ओडियन थिएटर में भेज दिया था। क्विंसी ने अभी तक उस टेलीग्राम को पढ़ा नहीं था, पर शायद वो मन ही मन जानता था कि उसमें क्या लिखा हो सकता था। वो सोच रहा था कि उसकी मां ने इसमें उसे घर वापस आने और अपने माता पिता की बात मानने को ही कहा होगा, पर वो अब उनकी बात नहीं मानेगा। वो सोच रहा था कि वो पहले थिएटर में अपना कुछ मकाम बनाएगा और तभी वो अपने माता पिता से कुछ बात करने का सोचेगा। उसने ट्रेन में अपने लिए चाय मंगाई थी। जब वेटर उसकी सीट पर आकर सामने मेज पर चाय रखकर चला गया तो क्विंसी की नजर सामने अखबार पढ़ते हुए एक आदमी पर चली गई। वो खबर देखते ही क्विंसी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसने सामने बैठे आदमी के हाथ से अखबार छीन लिया। वो आदमी थोड़ा गुस्से में आ गया था, पर क्विंसी के चेहरे पर हैरानी और परेशानी के भाव देखकर उसने कुछ नहीं कहा। वो हेडलाइन थी, ऑमा इम्पेल, यानी एक आदमी को स्टेक पर टांग दिया गया। उस हेडलाइन के नीचे एक आदमी का स्केच बना हुआ था। क्विंसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। इस हेडलाइन के नीचे खबर छपी थी, पिकाडिली सर्कस के पास एक आदमी स्टेक पर टंगा पाया गया। क्विंसी इस खबर को पढ़ता जा रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे और इस खबर के आखिर तक पहुंचते पहुंचते वो जैसे बेहोश होते होते बचा। इस खबर की आखिरी लाइन थी, स्टेक पर टंगे हुए आदमी की पहचान जॉनथन हार्कर के रूप में हुई है, जो कि लंदन के पास ही एग्जिटर में एक नामी सॉलिसिटर थे। इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड ने एक लाश के ऊपर रखी सफेद चादर उठाई और मीना की तरफ देखा, जो कि एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। कॉटफोर्ड ने मीना को स्कॉटलैंड यार्ड के मुर्दाघर में आते हुए देखा था। वो बाकी औरतों जैसी नहीं थी जो अपने पति की मौत पर बिखर जाती हैं। ना तो इस मुर्दाघर में आते हुए और ना ही अपने पति की लाश को देखकर मीना के चेहरे पर कोई हिचक थी। मीना को देखकर कॉटफोर्ड सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए जॉनथन उस गंदी गली में उस औरत के साथ पता नहीं क्या कर रहा था। कॉटफोर्ड के दिमाग में अपनी थ्योरी थी जिसे वो परखना चाह रहा था। सार्जेंट ली ने अब तक कॉटफोर्ड को सारी जानकारी दे दी थी। उस गली में खून से सने हाथों के निशान जॉनथन के ही थे और जमीन पर पड़ी खून की बूंदें भी जॉनथन के खून से मिलती थीं। कॉटफोर्ड को पक्का यकीन हो गया था कि उस हादसे का दूसरा शिकार जॉनथन ही था। उसने जॉन सिवर्ड के लिखे सारे जर्नल्स पहले ही पढ़ लिए थे, जो कि एक तरह का कबूलनामा ही था। कॉटफोर्ड के हिसाब से जैक द रिपर कोई एक आदमी नहीं, बल्कि किसी तरह के कल्ट के मानने वालों का एक पूरा गिरोह था। क्योंकि मरते वक्त जॉन के हाथ में एक तलवार थी, इसीलिए कॉटफोर्ड को लगता था कि जॉन का खून उसे चुप कराने के लिए किया गया होगा, उसके गिरोह के बाकी लोगों की तरफ से। कॉटफोर्ड को अंदर से पता था कि जॉन की मौत के बाद और भी कई खून होने थे। उस औरत की कटी फटी लाश मिलने से कॉटफोर्ड को जरा भी हैरानी नहीं हुई थी। उसे लगता था कि उस गिरोह का लीडर अब और भी औरतों का खून करेगा। जॉन ने अपने जर्नल में मीना के बारे में भी लिखा था, पर वो सारी बातें तो प्यार मोहब्बत से भरी थी। जॉन मीना को किसी सेंट की तरह मानता था।
इसीलिए कॉटफोर्ड को मीना पर शक तो था, पर वो शक इन मौतों में शामिल होने का नहीं, बल्कि शायद इनकी जानकारी होने का था। कॉटफोर्ड मीना से अकेले में बात करना चाहता था और मीना को देखते ही वो समझ गया था कि वो एक मजबूत औरत थी। उससे कोई भी जानकारी निकलवाना आसान नहीं होने वाला था। जॉनथन के जिस्म पर पड़ी चादर को पकड़े हुए कॉटफोर्ड ने कहा, मैडम मीना, मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि आपके पति की लाश अच्छी हालत में नहीं है। मीना ने कहा, मेरा विश्वास करिए इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड, जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं उनके सामने अब कुछ और मुझे परेशान नहीं कर सकता। कॉटफोर्ड ने एक झटके से वो चादर हटा दी। उस 40 फीट लंबे और 4 इंच चौड़े स्टेक से जॉनथन का शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। उसका जिस्म थोड़ा हरा और नीला सा पड़ने लगा था, क्योंकि मीना को यहां आने में 2 दिन लग गए थे। वो चादर हटाते ही मुर्दा घर में एक सड़ांध फैल गई थी। कोई आम औरत जॉनथन की लाश को देखकर शायद बेहोश हो जाती, पर मीना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जॉनथन को देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी, पर वो रोई नहीं। कॉटफोर्ड समझ चुका था कि जॉन ने अपने जर्नल में मीना के बारे में जो कुछ भी लिखा था वो बिल्कुल सही था। मीना के मुंह से बस इतना ही निकला, हे भगवान। वो बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढ रही थी, पर कॉटफोर्ड ने वहां से सारी कुर्सियां पहले ही हटवा दी थी। एक कोने में खड़ा पुलिस सर्जन हाथ में एक रुमाल और पानी का ग्लास लेकर मीना की तरफ आया। मीना ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया। कॉटफोर्ड ने कहा, इसका तो किसी ने सीख कबाब बना दिया। ये सुनकर पीछे खड़े कांस्टेबल हंसने लगे। पुलिस सर्जन ने कहा, आपको किसी मरे हुए के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दरअसल कॉटफोर्ड मीना को यह सब सुनाकर उसे परेशान करना चाहता था, ताकि वह गुस्से या डर से सबको जुगल दे। उसने सार्जेंट ली को एक इशारा किया। ली ने कहा, डॉक्टर, आप बस अपना काम करिए, आप पुलिस के काम में दखल मत दें। ली की आवाज में एक हिचक थी, जिसे मीना ने शायद भांप लिया था। कॉटफोर्ड ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि इस दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। मीना ने कुछ नहीं कहा। कॉटफोर्ड ने जॉनथन के पास ही रखे जॉन के जर्नल्स पर अपना हाथ मारा और कहा, मैंने ये सारे जर्नल्स अच्छे से पढ़ लिए हैं मैडम मीना, और ये बताते हैं कि आपके परिवार में मौत, कत्ल और खून कोई नई बात नहीं है। मीना ने कहा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? कॉटफोर्ड ने कहा, मौत के फरिश्ते जैसे आपके परिवार के आसपास ही घूमते रहते हैं। क्विंसी मॉरिस, जिसके नाम पर आपने अपने बेटे का नाम रखा है, वो अमेरिकन था, और क्विंसी की मौत आज से 25 साल पहले रोमानिया में शिकार करते हुए हो गई थी। मीना ने बीच में ही उसकी बात काट दी। कॉटफोर्ड ने पूछा, आपको क्या लगता है कि आपके पति को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? क्या उनके कोई दुश्मन थे? मीना की आंखों में एक चमक आ गई थी। उसने जवाब दिया, देखिए इंस्पेक्टर, मेरे पति एक सॉलिसिटर थे और कानूनी पेशे में गलत लोगों से वास्ता पड़ जाना कोई अनोखी बात नहीं है। कॉटफोर्ड ने कहा, चलिए, कम से कम हम कहीं तो पहुंच रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस तरह की हैवानियत करने के पीछे कोई मकसद तो रहा होगा ना? मीना ने पूछा, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। कॉटफोर्ड को लग रहा था कि मीना के मन में कोई नाम तो था, उसे बस वो नाम मीना की जुबान पर लाना था। उसने कहा, किसी ने बड़ी मेहनत से पिकाडेली सर्कस स्टेशन पर सबके सामने एक स्टेक पर आपके पति को टांग दिया। ये कोई गुस्से में या गरमजोशी में किया हुआ काम तो नहीं हो सकता।
इसके लिए काफी प्लानिंग की जरूरत पड़ी होगी। ये किसी ने बस इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसकी जॉनथन से कोई दुश्मनी थी। मैडम मीना, अगर आपको लगता है कि आप अपने अतीत में किसी को जानती हैं जो ऐसा कर सकता है, तो आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं। मीना सोच रही थी, ये वो तो नहीं हो सकता। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे लगता था कि ये स्टेक जॉनथन के नहीं बल्कि उसके खुद के सीने के आर पार होना चाहिए था। वो तो बहुत पहले ही मर चुका था, बस मीना की यादों में ही वो जिंदा था। क्या वो वापस आ सकता था? पर अगर वो वापस आया भी था तो फिर उसने 25 साल इंतजार क्यों किया? तो फिर इतनी हैवानियत और कौन कर सकता था? आखिरी बार जब उसने जॉनथन को घर से निकलते वक्त देखा था, तब उनकी काफी लड़ाई हुई थी। वो जॉनथन को कभी बता नहीं पाएगी कि वो वाकई में क्या कहना चाहती थी। वो ये गलती क्विंसी के साथ दोहराना नहीं चाहती। मीना अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। आज समय उसकी तरफ नहीं था। कॉटफोर्ड ने एक फाइल से कुछ निकाला और मीना के हाथ में थमा दिया। ये एक तस्वीर थी। उसने पूछा, क्या आप इस औरत को जानती हैं? मीना ने कहा, नहीं। क्या मुझे इसे जानना चाहिए? कौन है ये? कॉटफोर्ड ने कहा, मतलब आपके पति तो इसे जानते थे। अगर आप समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपके पति वहां मौजूद थे जहां इस औरत का कत्ल हुआ था। मीना ने कहा, इससे मेरा क्या मतलब इंस्पेक्टर? कॉटफोर्ड ने कहा, आपके पति का खून इस औरत के कटे हुए सर के पास मिला है और साथ ही ये बटन भी। कॉटफोर्ड ने वेलिंगम एंड सन्स के निशान वाला वो तांबे का बटन मीना को दिखाया। उसने कहा, हमें आपके पति का सूट बिल्कुल कटी फटी हालत में क्राइम सीन के पास ही मिला है और ये बटन इनके ही सूट का है। ये कहते हुए कॉटफोर्ड ने वो बटन जॉनथन के सूट के साथ मिला दिया। मीना ना चाहते हुए भी जॉनथन की लाश की तरफ एक बार और देखने को मजबूर हो गई। अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। उसे उल्टी सी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर चढ़ा हुआ वो मजबूती का नकाब उतर रहा था। उसे तुरंत ही यहां से निकलना था। कॉटफोर्ड ने आगे कहा, इस बटन पर लगा खून आपके पति का नहीं बल्कि इस औरत का है। मीना ने कहा, क्या आप मेरे पति पर इस औरत की मौत का इल्जाम लगा रहे हैं? कॉटफोर्ड ने कहा, मैं बस इस बात की तह तक पहुंचना चाहता हूं कि आपके पति का इस औरत के साथ कोई संबंध था। मीना ने जवाब दिया, मेरे पति में कई कमियां थीं, पर वो किसी का खून नहीं कर सकते। क्या अब मैं जा सकती हूं? कॉटफोर्ड ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला जिस पर लिखा था आर्थर होमवुड। जॉन के पास से उसे यह कार्ड मिला था। कॉटफोर्ड ने कहा, ऐसा ही एक कार्ड आपके पति की जेब से भी मिला है। मीना ने कहा, क्या इस सब का कोई मतलब भी है इंस्पेक्टर? कॉटफोर्ड ने कहा, लॉर्ड गोडलमिंग को आर्थर होमवुड के नाम से कोई नहीं जानता, कम से कम तब से नहीं जब से आप सब शिकार खेलने आखिरी बार रोमानिया गए थे। मीना को अब बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं हो रहा था। उसे गर्मी सी लग रही थी। कॉटफोर्ड को जरूरत से ज्यादा बातें पता थी जो कि शायद उसकी जानकारी में नहीं होनी चाहिए थी। क्या जॉन ने अपनी डायरी में सब कुछ इतना खुलकर लिख दिया था? अगर वो पुलिस को सब कुछ सच सच भी बता देती तो उसे भी रेनफील्ड की तरह एक मेंटल असाइलम में बंद कर दिया जाता। उसे यहां से जल्दी निकलना होगा। कॉटफोर्ड ने मीना के ख्यालों को बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, आपको रोमानिया शिकार के लिए कुछ अजीब जगह नहीं लगती? आखिर आप लोग किसका शिकार कर रहे थे? मीना ने कहा, भेड़िए।
और ये कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कॉटफोर्ड ने वो बिजनेस कार्ड ली की तरफ उछाल दिया और मेज को पार करते हुए उसने बड़ी फुर्ती से मीना का रास्ता रोक लिया। उसने कहा, क्या आपको शिकार करने का शौक है या फिर आप बस दूर से खून खराबा देखना पसंद करती हैं? कॉटफोर्ड को अभी शांति नहीं मिली थी। उसने मीना को बताया कि सार्जेंट ली ने आज सुबह ही लॉर्ड गोडलमिंग को फोन किया था और उसने जॉनथन या फिर डॉक्टर जॉन सीवर्ड को जानने से भी इनकार कर दिया था। उसने मीना से पूछा कि क्या वो इस बारे में कुछ कह सकती है। इस पर मीना ने उसे ना में जवाब दिया। कॉटफोर्ड ने आगे कहा, मुझे इस तरह के जवाब पसंद नहीं है। इस केस में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। इस पूरे केस में ऊपर से नजर डालने पर हम पाते हैं कि दो लोग, आपके पति और डॉक्टर जॉन सीवर्ड, दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों की ही मौत एक हफ्ते के अंदर अंदर हुई थी, या फिर ये कहें कि उनका कत्ल किया गया था। हमारे काम में इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता मैडम मीना। इन दोनों ही लोगों का वास्ता लॉर्ड गोडलमिंग से था और उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। मिसेस मीना, आप भी इन सब में बस एक आखिरी जिंदा कड़ी हैं। मीना को लग रहा था जैसे वो किसी जाल में फंसती जा रही है। उसे अब यहां नहीं रुकना था। उसने कहा, प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। उसे अपने पिता की मौत के बारे में कुछ पता नहीं है। कॉटफोर्ड किसी शेर की तरह अपने शिकार को घेर चुका था। बस एक बार और शायद मीना टूट जाती। उसने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपनी जेब से एक और चीज निकाली और मीना को दिखाई। उसने कहा, यह हमें पेरिस से भेजा गया है। क्या आप इस खूबसूरत चीज को पहचानती हैं? यह तस्वीर लूसी की जॉन को दी हुई घड़ी की थी, ओशंस ऑफ लव। मीना ने वो तस्वीर अपने हाथों में ली और उसे देखने लगी। उसे अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। भर्राई आवाज में मीना ने कहा, यह जॉन की है। उसे ये हमारी एक खास दोस्त ने दी थी, लूसी वेस्टेनरा। कॉटफोर्ड ने कहा, लूसी वेस्टेनरा, ये तो लॉर्ड गोडलमिंग की मंगेतर थी ना? क्या आप बता सकती हैं कि ये हमें कहां मिल सकती हैं? कॉटफोर्ड की ये बात सुनकर जैसे मीना का माथा ठनका। अब उसकी समझ में आ रहा था कि कॉटफोर्ड उसे क्या उगलवाना चाह रहा था। ये पूछताछ जॉनथन की मौत के बारे में थी या फिर लूसी की? उसके मुंह से निकलने वाला अगला एक भी शब्द उसे हथकड़ियां पहना सकता था। उसे क्विंसी को भी ढूंढना था। इस बार उसने बहुत ही सधे लफ्जों का चुनाव किया। मीना ने कहा, आप ये पहले से ही जानते हैं इंस्पेक्टर, लूसी की मौत 25 साल पहले ही हो चुकी है। कॉटफोर्ड ने कहा, आपके दोस्त बड़ी जल्दी मारे जाते हैं मिसेस हार्कर। मीना ने कहा, बदकिस्मती कोई गुनाह नहीं है इंस्पेक्टर। अब आप मेरे रास्ते से हट जाइए। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मेरे वकील से मिल जाएंगे। मुझे अपने मरहूम पति के अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी है। गुड डे। कॉटफोर्ड ने कहा, जैसा आप चाहें मैडम, पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं एब्राहम वैन हेल्सिंग को जरूर भेजिएगा। ये सुनते ही जैसे मीना के जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई। बाहर निकलते हुए वो लड़खड़ा गई थी। उसने पलटकर एक बार कॉटफोर्ड को देखा, पर मीना की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। पर वो किसी तरह संभली और मुर्दा घर से बाहर निकल गई। कॉटफोर्ड भी अब तक समझ चुका था कि उसने जॉन सीवर्ड के जर्नल में लूसी के बारे में जो भी पढ़ा था वो काफी हद तक सही था। पर उसने अभी जो मीना के चेहरे पर देखा था, उससे उसे कई सवालों का जवाब मिल गया था। उसे अब लूसी के डेथ सर्टिफिकेट को एक बार देखना था
उसे यकीन था कि डेथ सर्टिफिकेट पर उसकी मौत की वजह कोई आम से ही लिखी होगी, पर बेशक वो एक झूठ होगा और शायद इस तरह के लंबे चौड़े झूठ को सच बनाने का खर्च आर्थर होमवुड ने ही उठाया होगा। सार्जेंट ली ने कॉटफोर्ड से कहा, अब क्या करें सर? कॉटफोर्ड ने अपनी जेब से एक सिगार निकाली और उसे अपनी नाक पर रगड़ते हुए बोला, अब सार्जेंट ली हम गिद्धों के लाश के पास इकट्ठा होने का इंतजार करेंगे। ली ने कॉटफोर्ड की सिगार जलाई। काफी लंबे समय बाद कॉटफोर्ड की इज्जत खुद की नजरों में बढ़ सी गई थी।